अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नई लेखपाल भर्ती 2020-2021। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पिछली परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती परीक्षा। दोस्तों देखिए परीक्षा की तिथि थी दोस्तों, जो पिछली बार आपकी पेपर हुआ था वो दोस्तों 13 सितंबर 2015 को आयोजित कराया गया था। और दोस्तों सबसे पहले भाग 1 में आप हिंदी को देखेंगे हम लोग। और आपको बता दें दोस्तों, यह पेपर आपका द्वितीय पाली का है। जी हाँ दोस्तों, यह पेपर पिछली बार 2 पाली में हुआ था, प्रथम और द्वितीय का। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग द्वितीय पाली का पेपर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, फुल पेपर सोल्यूशन। गणित का भी दोस्तों एक एक प्रश्न हल करके हम आपको बताएंगे कि आपको परीक्षा में कैसे करना होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं आपका भाग 1। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग 1 में हिंदी पूछा गया था। देखिए इससे आप एक अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक नंबर लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर में, मतलब आप ये मान के चलिएगा इस बार भी जो आपकी परीक्षा होगी, अगर दोस्तों आप 90% से ऊपर चलते हैं तो मतलब आपकी नौकरी कंफर्म है। अगर दोस्तों आप 80% के करीब आते हैं तो मतलब दोस्तों आपका 50-50 चांस है। अगर देखिए, अगर आपके आज नंबर कम आते तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी आपको परीक्षा की तैयारी और अधिक करनी है। और अगर आपके नंबर अधिक आते तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, लेकिन हाँ फिर आप इतना मान के चलिए आप समझ गए कि पेपर कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज का जो पहला प्रश्न था उसमें आपको निर्देश दिया गया था कि पहले और दूसरे प्रश्न के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ आपको चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या था हमारा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, तो आपको इसको उत्तर करना था। तो काफी बच्चों ने सोच रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता था ये वाला प्रश्न सही होगा विकल्प, तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। आप लोग अपने नंबर को काउंट करते हुए चलिएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आया था पेपर में आपका कि जूते चाटना। आपके सामने 4 विकल्प ये दिख रहे हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जूते चाटने का, इसका होगा खुशामद करना। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा क्या रहा है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा अलंकार है। आपके सामने 4 विकल्प ये रहे। तो जिन बच्चों को लगता है कि इसमें यमक अलंकार होगा वो बच्चे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा। अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची। ए बतिया सुन रुखी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं, तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपको देख के ही लग गया होगा कि वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा होगा 5वें का डी विकल्प, प्यास। फिर छठा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि उदय शब्द का विलोम शब्द आपको छांटना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने है। उदय का दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा अस्त। यहाँ पर आपका सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो सातवें का जो सही आंसर क्या होगा, सातवें के देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। तो तत्सम आप समझ गए होंगे, इसका जो सही आंसर होगा हमारा निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। देखिए मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो बताइए किसमें दोस्तों आप समझ गए होंगे। चौथा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर नवा प्रश्न हमारा क्या रहा, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। 4 विकल्प आपके सामने। तो 90 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा अधिकरण कारक। तो अगर आपकी तैयारी दोस्तों कमजोर है हिंदी में तो आपको तैयारी की जरूरत है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्तता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प ये हैं। ठीक है, कौन सी वर्तनी सही होगी आपको ये बताना था। तो 10वें का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो डी विकल्प होगा, अत्यधिक। ठीक है ना। तो 10वें का यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। क्या था दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी, अत्यधिक लिखा था तो क्या होगा हमारा अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्तता आ जाती है। ठीक है ना, आपका यहाँ पर डी विकल्प सही था। कितना आसान सा प्रश्न था। देखिए अगर अभी तक दोस्तों आपने 10 प्रश्नों में से
सिर्फ अगर 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो भी दोस्तों आपकी तैयारी काफी ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आप पेपर देने नहीं पहुंचे हैं, तो यही होता है दोस्तों आपका स्टार्टिंग पीरियड। 2 क्वेश्चन में दोस्तों कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। समझ गए होंगे दोस्तों, देखते हुए 11वें का दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है पहले। तो त्रिवेणी समझ गए होंगे, संख्यावाचक शब्द यहाँ होगा द्विगु समास। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, काफी फेमस है। तो 12वें का सही आंसर दोस्तों बताइए, 4 विकल्प पहले आप देखिए। तो देखते ही समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, विदुषी हो जाएगा, ठीक है, चौथा विकल्प। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, आपको ये बताना है। 4 विकल्प आप देखिए पहले, तो बताइए, सोचिए जल्दी से। तो 13 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा चाकू का बहुवचन वो चाकू ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप गलती कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। फिर अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको निर्देश दिया गया है 14 और 15 प्रश्नों के लिए कि निम्नलिखित वाक्य में आए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो 14वां क्वेश्चन है माता जी को क्या दोस्तों होना चाहिए, शुभाकांक्षा, प्रणाम, स्नेह या आशीर्वाद, क्या करेंगे दोस्तों। तो समझ गए होंगे, माता जी को आप करेंगे प्रणाम। बी विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है। कौन होता है दोस्तों, गणमान्य होता है, अतिथि होता है, असामयिक होता है या अभ्यागत होता है। तो 15वें दोस्तों जो सही आंसर आप समझ गए होंगे भाई, वो होते हैं आपके अतिथि जी, गेस्ट, जिनका दोस्तों आने का कोई समय दिन निश्चित नहीं होता। 16वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा, नीरज, नीरद, निर्मल या पंकिल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से सोचिए आप लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा हमारा स्वच्छ का निर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका सी विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर आपके लिए 17 और 18 प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे प्रमत्त का स्वेच्छाकारी, तो आपके सामने 4 विकल्प है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उन्मत्त, डी विकल्प अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कनक धतूरा हो गया, और दूसरा शब्द होता है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो समझ गए होंगे इसका सही आंसर दोस्तों, कनक का नाम आपने सुन रखा होगा, इसका आंसर होगा हमारा सोना, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको संधि विच्छेद बताने, 4 विकल्प आपके सामने देख ही रहे हैं। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, पहले आप लोग सोच लिया करिए। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा रीति प्लस अनुसार। अगर आपको ये विकल्प लग रहा था सही होगा तो आप पेपर में सही होते हैं। फिर 20 और 21 प्रश्नों के लिए फिर से आपको निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप विकल्प ए, बी और सी में से उत्तर दें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी उत्तर सही होगा। देखिए दोस्तों, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको दोस्तों बताने से सही होगा कि नहीं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। सोचिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर जल्दी से और अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा सी विकल्प, लीची खरीदने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ना समझ पाया तो फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप विकल्प ए, बी और सी में से उत्तर दें, ठीक है ना। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी उत्तर देना था। तो समझ के आप लोग इसका सही आंसर कैसे हुआ, सी वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर। क्या रहा क्वेश्चन हमें कि वैसे दोस्त यहाँ पर भी आपको बताना था त्रुटि वाले वाक्य को आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, पहला विकल्प क्या है कि अपने अपने किताबें, दूसरा बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर, समझ गए होंगे आप लोग इसका सही आंसर। अपने अपने बोलता है कोई दोस्तों, नहीं बोलता ना, आप लोग ऐसे बोलते हैं अपने अपने किताबें डालो, तो यही आपका गलत विकल्प हो गया। 21 का मतलब यही थी को हम टिक मारेंगे, ये आपका आपके लिए तो सही हो गया। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निर्देश कुछ दिया गया 22 और 23वें प्रश्न के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। आपके सामने दोस्तों 4 वाक्य हैं जिसमें से 3 गलत हैं, एक आपका सही होगा। वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, दूसरा वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, तीसरा वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, चौथा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, चौथा विकल्प होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिर वैसे दोस्तों देखते हैं, वह एक विदुषी महिला थी, दूसरा वह एक विदेशी महिला थी, वह, फिर से दोस्तों मतलब यहाँ पहले एक आया,
तो वह एक विद्वान महिला थी या वह एक महिला विद्वान थी? बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो सोचिए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए विकल्प, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है ना। फिर 24 और 25 प्रश्न के लिए आपको निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। 24वां क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहृदय होता है, सहचर होता है, सहकार होता है या सहायक होता है? तो 24 का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। चौथा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भला चाहने वाला पुण्यात्मा होता है, हितैषी होता है, सहायक होता है या निस्वार्थ होता है? बताइए। 25 का सही आंसर आपको सोच के बताना है और आसान तो क्वेश्चन नहीं है। तो 25 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा भला चाहने वाले, ये आपके होते हैं हितैषी होते हैं। आपने सुना भी होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों पहले हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी टॉपिक से। तो अब दोस्तों जितने बच्चों ने 25 में से कम दोस्तों 23 नंबर प्राप्त किया होगा, तो वो मान के चलते हैं कि वो अगर लेखपाल में दोस्तों वैकेंसी में अप्लाई करते 2015 में, तो वो नौकरी के योग्य बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भी दोस्तों हमारा पूरा पेपर बचा हुआ है। हो सकता है कि दोस्तों अगर उनके 25 में 25 नंबर भी हिंदी में होते, हो सकता है वो गणित में नंबर कम कर जाते हैं। या दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं हिंदी में उनके 20 ही नंबर बनते हैं और गणित में 25 कर जाते हैं। तो अभी दोस्तों जब तक पूरा पेपर समाप्त ना हो जाए तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब दोस्तों हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है गणित। जी हाँ दोस्तों, गणित से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं बच्चों को। जो बच्चे मैथ से होते हैं, जो बच्चे अगर अदर स्ट्रीम से हैं तो उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैथ वाले बच्चों की उम्मीद ही गणित होती है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आपके गणित के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम आपको बताएंगे। पहला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल होगा लगभग। आपके सामने 4 विकल्प हैं। देखिए खाली आपको प्रश्न करने की अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है। क्या फार्मूला पढ़ा है? अंडर रूट दोस्तों होता है आपका, याद है आपको, एस माइनस ए, एस माइनस का बी, और दोस्तों हमने एक और पढ़ा है एस माइनस का सी। ये सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन अब बात आती है हमें एस का मान कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये सिंपल से इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा? जैसे 35, 40 और 45, इसी को जरा हम जोड़ लेते हैं। तो 35 प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 45, बटे में दोस्तों हो जाएगा 2। जरा सबको जोड़ते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? 45 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 80 और 40 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 120 बटे 2। तो 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 आ गया ना। हमने एस का मान तो निकाल लिया। अब दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसी में दोस्तों मान रख देंगे, एस की जगह हम रखेंगे 60। ठीक है। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? एस माइनस एस, फिर 60 माइनस का एक जगह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, बी की जगह 40 हो जाएगा। 60 माइनस 35, फिर दोस्तों 60 माइनस का 40, फिर हो जाएगा दोस्तों लास्ट में एस माइनस सी, 60 माइनस का 45। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो अंडर रूट होगा ये हो जाएगा। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, इसी फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जरा दोस्तों सॉल्व करते हैं। 60 हो जाएगा, 60 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा? इसको ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधे गुणे का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर। 10 में से 5 गया 5, घटा के दोस्तों आप चेक कर लें अगर आपको घटाने में दिक्कत हो। फिर 5 में से 3 गया दोस्तों, यहाँ बचेगा 2। फिर दोस्तों 60 में से 40 गया, सीधे से 20 बचेगा। 60 में से 45 गया, ये बचेगा आपका 15। अंडर रूट में सब कुछ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब या तो हम सबको गुणा कर लें, यही एक तरीका है हमारे पास। तो 25 छंके दोस्तों कितना होता है? 150 होता है। ठीक है ना, 150 हो गया दोस्तों, फिर एक जीरो ये पहले वाला था इसको हो गया, गुणे दोस्तों 20 गुणे 15, 15 दूनी दोस्तों हो गया हमारा 30। ठीक है ना, तो एक और जीरो आ गया 300, ये हो गया। फिर दोस्तों 15 यहाँ होता है हमारा 45 कर लेते हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्व करने पर दोस्तों जो भी आएगा बस वही हमारा आंसर होगा। एक काम करते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लिखते हैं 45 गुणे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 जीरो ना, तो एक ऐसे कर लेते हैं आसान तरीके से करने के लिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। मतलब इसको दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, 45 गुणे दोस्तों 100 का स्क्वायर। आप सोच रहे हो अगर इतना लंबा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको करेंगे, जब आपके पास प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। हम करके दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पर समय लग रहा है। तो ये 200 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा आपका 45। आपको एक बात पता है कि अंडर रूट दोस्तों जो 49 का मान होता है हमारा कितना होता है? वो होता है हमारा 7। ठीक है ना। और दोस्तों जो अंडर रूट 36 का मान होता है वो हमारा कितना होता है? वो होता है 6।
तो मतलब दोस्तों कोई संख्या जो आएगी, मतलब जो 45 का जो मान आएगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमारे सामने जो विकल्प है तो सब दोस्तों बिल्कुल करीब करीब का ही विकल्प यहाँ पर दिया भी गया है। तो या तो आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा सॉल्व ही करना पड़ सकता है। आपको पता है ना जो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं ना, याद आया आप लोग को? तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसमें हम 4 जीरो और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 45 दोस्तों था तो 1 2 3 4 इसको कर देंगे तो दोस्तों हमारा ये मान निकल आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम दो दो अंक पर ये ऐसे आप लोग बना लेते होंगे, आपको ये भी ध्यान होगा। तो कि कौन से पार्टी से भाग जाएगा, 6 से जाएगा, 6 अंक दोस्तों यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 15 में से 6 क्या 9 बचा है यहाँ पर, और दोस्त यहाँ पर बचेगा बस 9 ही बचेगा। फिर 2 जीरो दोस्तों और आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 6 12 हो गया। आप बताइए दोस्तों कितनी बार ये भाग जाएगा, मतलब गुणा कितनी बार दोस्तों जाएगा, इसको जरा हम देखेंगे। तो सोचिए दोस्तों ये जाएगा हमारा 7 बार। अब तो दोस्तों यहाँ पर 7 से गुणा हो जाएगा। तो जरा 7 से फिर से हम गुणा करते हैं इसको, कितना आएगा हमारा आंसर, 7 7 49 को 9, 7 दूनी 14, 14 और 4 दोस्तों हो जाएगा हमारा 18, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, और दोस्तों यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 0। फिर दोस्तों 2 जीरो और यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको जरा जोड़ लेते, 7 7 14, 2 1 3 1, फिर दोस्तों यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब साहब दोस्तों यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो और यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद ही होगा। तो मतलब दोस्तों हमारा 670 समथिंग करके हमारा आंसर आएगा। तो जरा विकल्प में देखते हैं दोस्तों, 670 करके कोई विकल्प दिया गया है क्या? तो आप दोस्तों देख रहे होंगे ये बी विकल्प आपका 670.82 दिया गया। तो बस दोस्तों आगे हम नहीं करेंगे और समझ गए कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। और ये कैसे होगा दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें। देखिए जो हमारा ये मान आ रहा है 670, मतलब ये आप देख रहे हैं ना 670 समथिंग करके आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ 45 ही था, तो दशमलव मान के ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका आंसर आएगा 6.70 समथिंग। तो जो भी दोस्तों आएगा तो मतलब ये हो जाएगा 100 गुणे 6.70। तो सही आंसर हम आएगा 670 पॉइंट समथिंग, आगे आगे भी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों बड़ा हुआ, लेकिन आप समझ गए कि कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में इसलिए दिया जाता है कि आपका समय की बर्बादी अच्छी खासी हो सके। ठीक है ना, तो इसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि आप ये मत सोचिएगा यार ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आज के अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है गणित में। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों हमारा बी विकल्प था, इसको आप टिक मान लेते हैं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रदर्शित आंकड़े को एकत्रित किया, इसकी आपको दोस्तों माध्यिका बतानी है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो माध्यिका दोस्तों निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपके ये आंकड़े दिए गए हैं ना 5 12 6 8 ये सब, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है 1, तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4। तो इसको दोस्तों पहले हम आरोही क्रम में मैनेज करते हैं। 1 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 2 बार 5 आया था आपके यहाँ पर। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम में दोस्तों पहले आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 1 बार और 5 आ रहा है, 3 बार दोस्तों आपका 5 आ गया। फिर आगे क्या है आपका 6 6 7। ठीक है ना, तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजिएगा 8 12 12। ऐसे कुछ आपको दोस्तों ये आरोही क्रम आपका बन गया। तो अब आपको बताना है इसकी माध्यिका क्या होगी। पहले दोस्तों टोटल संख्या को जोड़ गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 ये हो गई, 6 7 8 9 10 11। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, अगर ये विषम संख्या तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो 11 दोस्तों संख्या थी, तो मतलब 11 + 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 12/2। ठीक है ना, क्या होगा 12/2। यहाँ पर लिख दीजिए आप वां पद। ठीक है, ऐसे फार्मूला होता है n+1 वां पद होता है। ठीक है, तो 12/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका 2 छंग 12, तो 6 आ गया दोस्तों। अब जरा छठी संख्या गिन लेते हैं, शुरुआत है छठी संख्या कौन है, 3 4 5 ये 6, ये दोस्तों आपका आंसर होगा 6 हो गया आंसर। तो हमारे यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर होगा 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। अब 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, आप लोग इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखेंगे, क्या दिया गया हमें 3:4:5, ये हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो एक चीज हम लोग पहले सोचिए दोस्तों, ये कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है,
3:4:5 जरा अगर ऐसे करेंगे हम लोग 5 के स्क्वायर बराबर अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये दोस्तों 25 बराबर आ जाएगा आपका 3 त्रिक 9 4 चौके 16 25 बराबर 25 आ गया आपका। कैसे दोस्तों जरा एक बार एक स्टेप और आपको दिखा देते नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 5 के स्क्वायर आपका 25 हो गया, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 4 के स्क्वायर हो गया आपका 16, 16 9 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 25। तो हमें ये पता चल गया कि जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ये आपका एक कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक ना, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, आपका होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी से दोस्तों हमने इसको चेक कर लिया कि भाई ये त्रिभुज हमारा समकोण आ गया है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है बताइए जरा। यहाँ लिखिएगा आराम से, आप लोग पेपर लिखना कुछ नहीं था, आपको खाली सॉल्व करना था, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे का लंब। ठीक है, हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग जब वीडियो देखें ना तो अंतिम तक पूरा समझ जाएं कि अगली बार मैथ का पेपर अगर आप देखें लेखपाल में तो आप पूरा कर सकें। हमें दोस्तों इसका क्षेत्रफल पहले से 216 दिया गया, तो जरा यहाँ देखिए लिखा है, तो त्रिभुज का परिमाप हमें बताना है। क्षेत्रफल दोस्तों हमें पता चल चुका है 1/2 हो गया। और यहाँ से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आधार और ये ऊंचाई इसमें से जो मन करे आप मान लीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मान लिया कि जो इसका आधार होगा गुणे में 3x मान लिया, इंटू ऊंचाई दोस्तों मान लिया हमने 4x। क्योंकि दोस्तों ये हमारी कर्ण तो 5 ही होगा, हमें समझ में आ गया कैसे कर्ण 5 होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 216 बराबर हो जाएगा आपका 3x गुणे 4x कितना हो जाएगा 4×3 12 x का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। भाग करेंगे 2 छंग 12 और 6 से यहाँ भाग करेंगे तो कितना होगा 6 त्रिक 18। ठीक है ना, 3 6 6 छंग 36। तो दोस्तों हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आ गया 36। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान आ जाएगा √36 बराबर आ जाएगा हमारा एक्स का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान हमारा निकल गया। अब हमें बताना है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है हमारा, परिमाप का फार्मूला होता है दोस्तों आपका सिंपल सा तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग में दोस्तों कौन कौन सी तीनों भुजाएं आ जाएंगी आपकी, 3x हो जाएगी 4x 5x। जरा सबको हम जोड़ लेते हैं। तो माना क्या था 3x प्लस 4x प्लस का 5x। और दोस्तों अभी हमने यहाँ से x का मान निकाला 6, तो इसको जरा रख दीजिए। 3 गुणे 2 हो जाएगा हमारा 6 प्लस का 4 गुणे 6 हो जाएगा, फिर का प्लस का 5 गुणे 6। देखिए आपको नौकरी पाना दोस्तों इतने आसान प्रश्न नहीं होंगे आपके पेपर में। 6 त्रिक 18 4 छंग 24। ठीक है, फिर हो जाएगा 6 पंजे 30। जरा जोड़ लेते हैं सबको हम लोग। क्या हो जाएगा हमारा 18 और 24 कितना होगा 24 10 34 और 42 हो जाएगा 42 और 30 हो जाएगा आपका 72। ठीक है ना, त्रिभुज का परिमाप हमारा आ गया 72। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे लिखिएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था हमारा। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी विकल्प होगा 72 सेंटीमीटर। तो मैथ में आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, गलती करेंगे तो दोस्तों आपके नंबर कटेंगे। तो देखिए पहले 3 प्रश्न इतने आसान आपको देखने से समझ में आ गया होगा कि कितना छोटा क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि आप पेपर में पूरी प्रॉपर तरीके से अगर आपको नहीं आती गणित, देखिए वहां पर कोई देखेगा नहीं आप कैसे क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर हम करके आपको बता रहे इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप वहां करेंगे तो ये विद इन 1 मिनट के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कि दोस्तों उसकी कुल यात्रा की 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा के दोस्तों 1/3 भाग कार से तथा शेष यात्रा दोस्तों रेलगाड़ी द्वारा तय किया। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दोस्तों यात्रा की दूरी आपको बतानी है। ये रहे आपके सामने 4 विकल्प। देखिए हर एक प्रश्न को दोस्तों आपको करने का अप्रोच अगर पता चल गया तो आपसे कभी भी प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। तो पहले हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए था, कुल यात्रा। अगर आपके मन में दोस्तों ये सवाल आया तब आप बिल्कुल सही करेंगे। देखिए 1200 किलोमीटर दोस्तों उसने यात्रा कितने की जहाज से तय की है, जो कि उसकी दोस्तों कुल यात्रा का 2/5 भाग है। तो अगर हम कुल यात्रा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 1200 गुणे 5/2 करेंगे। क्यों तो उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी जो यात्रा की थी उसका 2/5 भाग ये है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो कितना आएगा हमारा, इसको देखते हैं। 2 छंग 12 0 0 600 गुणे 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 होता है। तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 3000 किलोमीटर। ठीक है ना, इतना दोस्तों हमारा कुल यात्रा निकल गई। और बोला गया कि उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा तय किया। तो मतलब दोस्तों टोटल यात्रा थी हमारी 3000 किलोमीटर का 1/3 अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा ना ये भाग करने पर। तो दोस्तों हमारा 1000 किलोमीटर ये हमने कार से तय कर ली थी। तो अब बताइए रेलगाड़ी द्वारा कितनी यात्रा तय की गई। तो दोस्तों देखिए 1200 किलोमीटर उसने हवाई जहाज से तय किया था, तो टोटल यात्रा हमारी 3000 किलोमीटर थी। 3000 में से दोस्तों जरा जो उसने जहाज और कार से तय की उसको हम घटा लेंगे, तो 1200 प्लस इसको जोड़कर घटा लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3000
-1200 प्लस 1000 करेंगे तो 2200 हो जाएगा। 3000 में से जब 2200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर 800 किलोमीटर। क्वेश्चन आसान था, खाली आपको करने की तरीका मतलब नहीं तो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में तुक्का आप लगाना सही नहीं होता, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 25 नंबर आपके हाथ में होते हैं और आप पूरे के पूरे नंबर इसमें ला सकते हैं। अब दोस्तों जरा देखते हैं अगला प्रश्न गणित का क्या पूछा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन को समझते जाइएगा। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 214 वर्ष है, अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु आपको बताना है। देखिए 5 विद्यार्थी और 9 विद्यार्थी मतलब 9 5 14 हो गया, मतलब 15वें विद्यार्थी की हमें औसत आयु बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें 15वें विद्यार्थी की जो आयु बताने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंपल सा ये करिएगा, ऐसे लिख सकते हैं 15वें। हम आपको खाली समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पर तो आपका कोई देखेगा नहीं, खाली आपको सही विकल्प और टिक होना चाहिए। 15 विद्यार्थियों मतलब 15वें विद्यार्थी की आयु, ठीक है ना, ये आपको बताना है। बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी औसत आयु दी गई 15, तो मतलब सिंपल सा हो जाएगा आपका 15 गुणे 15। फिर दोस्तों माइनस में आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए 5 और 9 वाला, तो 5 विद्यार्थी की औसत आयु 214 वर्ष है, तो मतलब क्या हो गया 5 गुणे 14 प्लस का दोस्तों हो जाएगा आपका 9 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 9 गुणे 16 जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 गुणे 15 हो जाएगा आपका 225 माइनस 14 पंजे 70 होता है प्लस 16 9 144। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 225 माइनस 70 जरा जोड़ लीजिए, 144 में 70 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, 1 1 2 हो गया। 225 में 200 जब 214 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया, 1 आया, 2 में से 1 गया 1, तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 11 वर्ष। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें 15वें विद्यार्थी की आयु बतानी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए विकल्प हो जाएगा। देखिए आपका गणित में तुक्का लग नहीं सकता उतना ज्यादा, तो कभी भी आपको गणित में तुक्का लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके सॉलिड नंबर होते हैं, सही आएंगे तो पूरे पूरे नंबर, गलत होंगे तो पूरा 0 नंबर। तो कितना आसान था प्रश्न था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए सब पेपर में आप करेंगे तो मुश्किल तो आपका 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, यहाँ पर हम आपको करके समझा रहे हैं तो यहाँ समय लग रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। ये रहे आपके सामने 4 विकल्प, तो समझ गए होंगे 31 का सही आंसर क्या होगा। इसको हम दोस्तों हम लोग बोलते हैं बहुलक, ठीक है ना, डी वाला विकल्प सही है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है, उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 4 है, एक संख्या 252 है, तो दूसरी संख्या बताइए। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों लासा गुणे मासा, ठीक है ना, लासा गुणे में दोस्तों होता है हमारा मासा, बराबर दोस्तों होता है आपका पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, बस ये होता है। लासा दोस्तों दिया गया था 520, इसका गुणे में दोस्तों हो जाएगा हमारा मासा दिया गया था इसका 4, बराबर पहली संख्या दोस्तों 52 दिया गया था, गुणे दूसरी संख्या में नहीं पता, इसको मान लेते पी है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 52 एकम 52, यहाँ 1 0, 10 गुणे 4 हो जाएगा 40। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, पी का मान आ गया हमारा 40, तो बस यही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपको दिख रहा है 40, इसको टिक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आते हैं, थोड़े से प्रश्न थोड़े लेंदी होते हैं, आपने देखा ऊपर कुछ क्वेश्चन करने में समय लगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई दोस्तों 25 सेंटीमीटर है एक विकर्ण की, तब दोस्तों दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई बतानी थी। तो जो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुणे में होता है दोस्तों d1 गुणे में होता है d2, मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इसका हमें क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया गया है, 500 दिया गया था, 500 लिख लेंगे, बराबर 1/2। यहाँ देखिए d1 पहला विकर्ण की दोस्तों लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है 25 लिख लेंगे, इंटू में दूसरा नहीं पता तो इसको d2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 0 2 20 गुणे 2 मतलब हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो d2 का मान आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक अप्रोच बता रहे हैं कि आपको प्रश्न करना कैसे शुरू करना है, ठीक है ना। बस इतना अगर आप समझ गए तो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं, कोई भी ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं, आसान भाषा में। 34 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार या अंशधारक हैं। एक वर्ष में दोस्तों ए को लाभ दोस्तों 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को दोस्तों 5000 रुपये मिले, तब ए को कितना लाभ मिला ये आपको बताना है। जरा एक बात समझिए, कोई कंपनी दोस्तों जिसमें आपके ए को कितना लाभ हो रहा है, 1/3 भाग का हो रहा है, बी को दोस्तों कितना हो रहा है 1/4 का हो रहा है,
तो पहले आप बताइए सी को कितना लाभ होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे सी को हम निकालने के लिए एक में से इसको घटा देंगे, तो 1/3 और 1/4 को जरा जोड़ लें और एक से घटा देंगे, तो जो आएगा दोस्तों वो सी का लाभ होगा पहले ना। तो इसको जरा जोड़े, कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 4 + 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस होगा, ठीक है। तो 1 - 7/12, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 क्या मतलब बचिएगा आपका 5/12। तो दोस्तों जो हमारा सी को लाभ मिला वो 5/12 मिला। तो हम समझ गए जैसे आपका ए का लाभ था 1/3, बी का दोस्तों लाभ था 1/4 और सी का लाभ हो गया हमारा 5/12। ये चीज हम समझ गए। तो लास्ट में हमें बताना कि ए को कितना लाभ मिला, ये हमें रुपए में बताना है, ठीक ना। 34 में ये दोस्तों आपसे गलतियां हो सकती थी। पहले जरा एक काम करते हैं, हम लोग इसको रेशियो निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी करते हैं, कितना आएगा। ए का मान दोस्तों हमारा कितना था यहाँ पर 1/3 था, बी का मान हमारा 1/4 था और सी का मान दोस्तों हमारा आ गया 5/12। इसको जरा हम बराबर कर लेते हैं, इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे बताइए, क्या काम करना चाहिए हमें। तो सिंपल था दोस्तों, आप काम करिए, सभी में ऊपर में 12 से गुणा कर दीजिए। क्या करना है दोस्तों, 12 से गुणा करना है। तो 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1/3 गुणे 12, फिर दोस्तों अनुपात में 1/4 है, गुणे 12 करेंगे, फिर दोस्तों 5/12 है, गुणे 12 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, अनुपात 3, फिर अनुपात हो जाएगा हमारा 5, 12 से 12 ये कट गया। तो कुछ हमारा अनुपात ऐसा बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों देखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत छोटा था, खाली ये वो लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारा आ गया। तो हमें क्या बताना था अंतिम में क्वेश्चन में कि हमें ए को कितना लाभ मिला, ये हमें बताना है। तो सिंपल था दोस्तों, हमें ए को लाभ बताना। देखिए हमें यहाँ पर कुल लाभ नहीं पता है, हमें सिंपल था सिर्फ सी को पता है कि हमें 5000 मिला गया, दिया गया है। तो हम ए का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे दोस्तों हमारा ए का लाभ, ठीक है ना, बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा सी का मान दोस्तों हमें पता है 5000 गुणे ए को दोस्तों क्या ऊपर 4 है, नीचे बटे में हो जाएगा सी का मान 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 ये आ जाएगा, तो 1000 गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर 4000, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 4000 रुपये हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इस प्रश्न में हमने किया क्या, पहले समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया गया था कि एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार या अंशधारक है, किसी एक वर्ष में ए को 1/3 का लाभ मिला, बी को 1/4 का मिला, और सी को दोस्तों बता दिया गया कि 5000 रुपये मिल जाते हैं। तो पहले हम सी का ये निकालते हैं यार कितना लाभ हुआ उसको। तो इसको हमने सी वो क्या क्या एक में से दोस्तों सबको घटा लिया, 1 माइनस इन दोनों को जोड़ दिया ए और बी का लाभ, तो हमें ए को पता चल गया दोस्तों सी को मतलब 5/12 मिला, इसको हमने रेशियो में निकाला, तो 4:3:5 बना। तो यहाँ से ए का लाभ हम निकालें, ए का लाभ निकालने के लिए सबसे ऊपर लिखेंगे 4/5 नीचे आ गया और गुणे 5000, क्योंकि दोस्तों हमें क्या क्या कि हमें पता था सी का जो मान था वो 5000 रुपये यहाँ दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न को आप समझते हुए चलिएगा, मेन खाली अगर आपको अप्रोच पता चल गई तो सही है, मैथमेटिक्स आपको रटने का विषय नहीं है, समझना है खाली। फिर 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा जरा, कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें दोस्तों क्या बताना है, तो ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की दोस्तों हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है ना, √3 होगा, 3/2 गुणे में दोस्तों हो जाता है हमारे भुजा, तो √203/2 हो जाएगा। इसकी हमें क्या भुजा क्या दी गई थी, 4 सेंटीमीटर, गुणे में दोस्तों हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो गया, तो 2√3, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर लिख देंगे बस। तो 35 का दोस्तों हमारा ए विकल्प सही है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटे आते हैं, आप देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है M1D1, मतलब दोस्तों M का मतलब मैन है आदमी, D का मतलब डे मतलब दिन, इंटू दोस्तों होता है आपका यहाँ पर M2D2। M1 का मतलब क्या हो दोस्तों, पहला आदमी कितना दिया गया है 36 आदमी, 36 गुणे दोस्तों कितने दिन में करते हैं, पहले 18 दिन में करते हैं, बराबर दोस्तों जाएगा, फिर उसी को वो 27 व्यक्ति मतलब M2 हो गया, 27 व्यक्ति गुणे दिन हमें निकालना है। हो गया क्वेश्चन समझ में आया। 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौके 36, फिर 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 गुणे 4 हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 24 D2। तो मतलब समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा हमारा, 24 दिन में वो करेंगे। तो कितना आसान था क्वेश्चन था,
तो ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे गए थे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप समझते हुए भी चलिए यहाँ से। फिर अगला प्रश्न क्या रहा 37 नंबर। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 203% उच्च दर पर दिया जाता है तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। आपको बतानी धनराशि है। तो सबसे पहले दोस्तों हम धनराशि को मान लेते हैं, क्या होगी आपकी माना, जो धनराशि दोस्तों इसको हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार दोस्तों क्या बोला, जरा इसको आप देखिए। जरा साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला हमारा पी आर टी बटे 100 होता है दोस्तों। ये फार्मूला आपको पता है ना, तो ये पता होना चाहिए। क्या बोला गया था, अगर इसे हम 3% उच्च दर पर मतलब ज्यादा ब्याज पर दें तो मतलब 2 वर्षों के लिए ना, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे पी आर टी, मतलब पी इंटू आर। इसमें दोस्तों हम जरा 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3% हम उच्च दे रहे हैं, इंटू समय दोस्तों हमारा 2 वर्ष है, बटे हो जाएगा हमारा 100। माइनस का दोस्तों जो सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे पी इंटू आर इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 2 वर्ष बटे 100। तो हमें दोस्तों क्या हो रहा है, 300 रुपए अधिक मिल रहे हैं, बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग 300। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 100 दोस्तों नीचे भी दिख रहा है, 100 ऊपर भी है, तो यहाँ कॉमन कुछ है आपको दिख रहा है। तो कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 इंटू पी, यहाँ 2 दिख रहा है, ये पी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और पी है, तो बटे दोस्तों ये आपका 100, ये आपका कॉमन हो गया दोनों में से। बचा कितना, आर प्लस का 3 माइनस का आर, ये आर से आर ये कट जाएगा, बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 300। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर, 6p बटे में 100 बराबर हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6, ये 50 हो गया, तो 3 एकम 3, ये 200 आ जाएगा। 100 गुणे 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पी का मान 5000 रुपये आ जाएगा, 5000 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, खाली आपको करने का तरीका अगर आपको पता होता है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। इसका डी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए गणित में आपको तुक्का लगाना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, गलती होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड आपको नंबर दे के जाते हैं। खाली आपको दोस्तों बेसिक पता होगा तो आप गणित में कभी कुछ गलत करके ही नहीं आएंगे। अगली बार अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको जरा देखते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो उसका भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले मान लेते, माना भिन्न के अंश और हर क्रमशः x और y है। अंश क्या है x है, हर क्या है y है, मान लिया है हमने, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या बोलता है पहले जरा देखिए। यदि दोस्तों भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं तो मतलब भिन्न ऐसे बनाएंगे x अपान वाई प्लस 1, तो दोस्तों हमारा भिन्न हो जाता है 1/2, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यदि दोस्तों भिन्न के अंश में अगर हम एक जोड़ते हैं तो मतलब अंश क्या x है, इसमें एक जोड़ते हैं तो हमारा भिन्न दोस्तों क्या होता है 1 हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों दूसरा समीकरण आपका बनेगा। तो हमें क्या बताना था, भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा, तो इसको जरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जरा देखिए x प्लस 1 ये बराबर ये y को इधर हम लोग ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा y, ठीक है। ये हो गया दोस्तों एक समीकरण, ये हो गया। और उसके बाद जरा यह देखिए, यहाँ जरा 2 का गुणा यहाँ 3 करिए तो 2x बराबर हो जाएगा आपका y प्लस 1, ठीक ना। इतना हो गया 2x बराबर y प्लस 1। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो अभी दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब समीकरण दोस्तों आप 3 और 4 को जब आप हल कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ से कुछ मान आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से आप एक काम करिए जरा, तो ये दोस्तों यहाँ y का मान है यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ y की जगह हम क्या रख देंगे, x प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2x बराबर y की जगह हम x प्लस 1 रखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये x आएगा तो इधर x बचेगा, 2x में से x घटेगा तो x बचा 1 1 2 हो गया। तो हमारा x का मान दोस्तों यहाँ से 2 निकला है। जब दोस्तों x की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे किसी भी समीकरण में, यहाँ ही रख देंगे 2, 2 दूनी 4, तो y का मान दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। तो बस x और y का मान हमने निकाल लिया 2 और 3। और बोला क्या दोस्तों, भिन्न के अंश और हर का योगफल, तो मतलब सिंपल सी बात है, जब 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा विकल्प नंबर ए, ये होगा आंसर 5। आप देख रहे हैं दोस्तों बाकी विकल्प काफी दूर दूर तक है, तो मतलब इसमें अगर आप तुक्का भी लगाते तो इतना आसानी से लगा भी ना पाते। फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग जरा, कि 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या
बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली आपको ये बताना है 39 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि माना बच्चों की कुल संख्या कितनी दोस्तों हमारी यहाँ पर x है, ठीक है ना। प्रश्न में क्या बोला गया कि x का दोस्तों x इंटू 20% बटे 100 बराबर दोस्तों हमारा दिया गया 720। ये क्वेश्चन बोला गया है। इसको जरा हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारा x का मान यहाँ से निकल आएगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 720 गुणे में 100 बटे में दोस्तों हो जाएगा हमारा 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से भाग करेंगे 36 आ जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा अंडर रूट का, वो अंडर रूट नहीं लगेगा, 36 गुणे मतलब हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 36 गुणे 100। 36 का अंडर रूट दोस्तों जब 12 तो ये आ जाएगा 6 और 100 का 12 आएगा तो आएगा 10। 10 गुणे 6 हो जाएगा हमारा 60। एक्स का मान हमारा 60 आ गया यहाँ पर। और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली दोस्तों अब हमें ये बताना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल था दोस्तों, हम करेंगे 60 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 से 1 जीरो, ये जीरो कट गया, 6 गुणे 2 हो गया, ये हो गया हमारा 12। तो हमारे इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 12। विकल्प नंबर ब या बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसको जरा हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चंस को, मतलब तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मेन खाली आप अप्रोच समझ लीजिए कि कैसे कैसे किया गया है। उसके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, ठीक है ना। तो पहले दोस्तों 512 को हमें चेक करना पड़ेगा ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब इसके आप फैक्टर कर लीजिए 512 के, ठीक है ना। 512 आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से यहाँ आ जाएगा 128, फिर 2 से भाग करेंगे आ जाएगा आपका 64, फिर 2 से आप भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 32, फिर 2 से भाग करिए 16 आ जाएगा। करते जाइए दोस्तों आप जल्दी जल्दी, 2 से भाग 8, फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है ना। ये हो गया, जरा फैक्टर बनाइए, पूर्ण घन की बात हो रही है, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये। तो दोस्तों एक बात हम समझ गए कि जो आपकी 512 है वो दोस्तों क्या है आपका एक पूर्ण घन है। तो इसमें हमें दोस्तों क्या बताना था, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों 512 हमारा पूर्ण घन संख्या, इसलिए दोबारा पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें बताइए आपके 4 विकल्प दिख रहे हैं, इसमें पूर्ण घन कौन सी है, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा हमारा 8। क्योंकि दोस्तों आपका पूर्ण घन 8 कैसे है, इसको जरा फैक्टर करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर दोस्तों 2 एकम 2, ये आपको पता चलेगा ना, 3 ये आपका एक घन हो गया। तो देखिए 9 आपका पूर्ण घन तो है नहीं, 3 त्रिक का 9 होता, लेकिन ये नहीं, 27 होता तो बात अलग थी। तो आप समझ गए, इसका आंसर होगा हमारा 8। ये वाला विकल्प आपका ए वाला नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल का मिश्रण है जिसकी माप 403 लीटर है, 434 लीटर है और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी दोस्तों भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके, ये आपको बताना बड़े से बड़े माप का। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बड़े से बड़े माप का निकालना, तो इसका हम एक काम कर सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। HCF मासा कैसे निकालेंगे, जरा 403 से दोस्तों भाग करके देखते हैं 434 में। ये एक तरीका ये हो गया भाग वाला, एक बार भाग जाएगा ना तो कितना जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 403, घटाएंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा 31। अब 403 में भाग करके देखते हैं, अगर ये भाग चला जाता है तो ये इसका मासा बन सकता है। तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, पहले एक बार जाएगा तो यहाँ 31 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9 और 3, ठीक है। फिर से भाग करके दोस्तों देखिए भाग जाता है या नहीं, तो 31 यहाँ होता है दोस्तों आपका 93, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों आपका 31 से भाग तो चला जा रहा, तो मतलब ये सिंपल सी बात है। आप 465 में भी जरा एक बार हम चेक कर लेंगे कि 31 से भाग जा रहा है या नहीं। तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, पहले यहाँ एक बार जाएगा, 31 एकम 31, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 1 और ये 5, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 5 बार भाग करिए, 5 एकम 5, 5 1 15, ये आपका कट गया। तो मतलब दोस्तों इसका बड़ी से बड़ी माप का क्या होगा, मासा हमने निकाल लिया, इसका मासा है हमारा 31, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 31, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए मैथ ही दोस्तों आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है
जो आपको लेखपाल में आसानी से नौकरी दिला सकता है। तो मैथ अगर आपकी कमजोर है तो इसके लिए डरिए मत, तैयारी करिएगा, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपए तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपए व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपए के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। ये आपके सामने 4 विकल्प रहे। तो पहले दोस्तों राशियों को जरा हम देखते हैं कि कितने माह में कैसे कैसे लगाया गया। 5 माह में दोस्तों क्या था, सुरेश ने 5 माह में 5,000 रुपए लगाए, 5 गुणे 5,000 रुपए, ठीक है। इसको अनुपात में हम निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों जरा देखते हैं 6 माह में इतने कितने लगाए, 6,000 रुपए, तो 6 गुणे 6,000 रुपए, ठीक है। इसका अनुपात दोस्तों हमारा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो ये 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो को ऐसे ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, 6 गुणे 6 हो गया हमारा 36। तो 25 अनुपात 36 का दोस्तों ये हमारे अनुपात बन गया। हमें बताना क्या था कि क्वेश्चन में कि 610 रुपए के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, ठीक है ना, संदीप को बताना है। तो संदीप का दोस्तों क्या हो जाएगा, संदीप का लाभ ऐसे निकालेंगे, संदीप का लाभ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 610 हो जाएगा, गुणे दोस्तों हो जाएगा आपका, संदीप की जगह लिखा है 36, हो जाएगा ऊपर 36 बटे दोस्तों दोनों को हम जोड़ लेंगे, 25 प्लस 36, 25 प्लस का 36, ठीक है ना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 610 गुणे 36, 25 और 36 जोड़े 6 5 11, 3 2 5 1 6, ये 61 आएगा, 61 एकम 61, ये आएगा 10 बार, 10 गुणे 36 हो जाएगा आपका 360 रुपए, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान था, आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा सी विकल्प, 360 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए पूछे गए हैं। तो अगर आपको पता हो तो आप समझ रहे होंगे कि ज्यादा समय लग नहीं रहा है, खाली यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रहा होगा। कॉपी में जब रफ में करेंगे तो बहुत ही कम समय में ये इन सब प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि n, n+1, n+2, n+3, n+5 का औसत हमें बताना है। यहाँ दोस्तों थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पर n+4 भी बीच में है। तो इसका औसत बताने के लिए सिंपल था, सबको हम जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या n है, फिर n+1 है आपका, फिर n+2 है, फिर दोस्तों आपका n+3 है, n+4 है, फिर दोस्तों लास्ट में आपका है n+5। सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, फिर टोटल देखिए गिनेगा कितनी संख्या है दोस्तों। पहला एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। टोटल दोस्तों n कितनी बार है, 6 बार है, तो हो जाएगा आपका 6n हो जाएगा। प्लस का दोस्तों इसका जरा जोड़िए, 1 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 5 15 बटे दोस्तों हो जाएगा आपका नीचे सिंपल था 6। इसको हम अलग अलग लिख ले सकते हैं, 6n/6 प्लस का 15/6, 6 से दोस्तों आपका 6 कट गया, 3 दूनी 6, 3 5 15। यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारा n+5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प जरा देखते हैं, सी वाला दोस्तों आपको दिख रहा है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन काफी कठिन नहीं आए थे पेपर में, खाली करने का अगर आपको तरीका पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 44 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी थी। ये 44वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना संख्या है हमारी, क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या मान लेते हैं, एक तो 3x मान लेते हैं, दूसरी हो जाएगी आपकी 5x। अगर हमें एलसीएम दोस्तों दिया गया है तो हमें छोटी संख्या यहाँ पर बतानी है। तो इसका जो फार्मूला भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दोस्तों दूसरी संख्या बराबर हो जाता है आपका लसा गुणे मासा, लसा हो जाएगा गुणे में दोस्तों हो जाएगा हमारा मासा, ठीक है ना। तो पहली संख्या दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर 3x हो जाएगा, इंटू में 5x हो जाएगा दूसरी संख्या, लसा दोस्तों में दिया गया 300, मासा में पता नहीं तो इसको मान लेते हैं x, इतना मान सकते हैं। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। तो इसको x मानते हैं, 1x से 1x कट गया, 5 गुणे 3 मतलब 15x हो गया, ये बराबर दोस्तों हो गया हमारा 300। x का मान निकालने के लिए 15 कम 15, 15 दूनी 30, 0, तो हमारे यहाँ से x का मान आ गया 20। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरा विकल्प में देखते हैं 20 है या नहीं। तो 20 दोस्तों भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताना था छोटी संख्या, ये हमारा x का मान है। तो दोस्तों जो हमने संख्या मानी थी 3x इंटू 5x, ये अलग अलग मानिए ना, तो 3 गुणे दोस्तों जब हम करेंगे x का जगह हम 20 रख देंगे मान, तो और दूसरा दोस्तों 5 इंटू मतलब गुणे 20 रखेंगे, तो दोस्तों हमारी संख्या क्या आ जाएगी, एक तो 60 आएगी, दूसरी 100 आएगी। तो छोटी संख्या दोस्तों हमारी 60 होगी, तो हमारा आंसर भी ए विकल्प हो जाएगा, ये होगा 60। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। ये सब आए हुए क्वेश्चन भी हैं, तो आते क्या आपके सामने ये सब। फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि अंडर रूट दोस्तों ये 3 बार आप देख रहे होंगे, तो आप हो सकता है कि डर गए हो कि यार ये कैसे होगा। ये पहले बड़ा अंडर रूट है,
15612 फिर प्लस अंडर रूट में 154 फिर प्लस का अंडर रूट में 225। सबसे पहले दोस्तों 225 का अंडर रूट हम बाहर करेंगे तो कितना आएगा मान 15 आ जाएगा। क्वेश्चन को आप देखिए, देखते हुए सॉल्व करते हुए चलिएगा। 15612 प्लस का अंडर रूट 154 है ना, प्लस का 2 से काम करिए 225 का अंडर रूट बाहर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 15 का होता है, 15 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वही लिखेंगे 156 12 प्लस 200 हो जाएगा 154 और 15 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 169। तो 156 12 प्लस का 200 जब 169 का अंडर रूट बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 13। 13 इसमें जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 1 2 6 1 5 156 25। ये 200 अंडर रूट किसका होता है, ये होता है आपका 125 का अंडर रूट होता है। ठीक है ना, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका उत्तर नहीं आएगा। तो आपको जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प 125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हो गया हमारा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि हमारा जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना रुपए, 100 रुपए है। ये माना गया है, माना क्रय मूल्य 100 रुपए है। वस्तुओं पर दोस्तों अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, इस बात को यहाँ समझिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारा अंकित मूल्य जो निकालेंगे, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 100 का, दोस्तों 100 का 25% बढ़ा के तो सीधे हम 125% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 125। ठीक ना, हमारा आ गया 125 रुपए आ गया, जितना बढ़ाकर उसने अंकित किया। फिर दोस्तों बोला यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, निकालेंगे इसका 125 4% छूट। देखिए पिछली बार हमने 25% मूल्य बढ़ाया था तो 100 में से 25 जोड़े, इस बार हम 100 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 96/100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे दोस्तों जो मान आएगा वो आएगा हमारा 120 रुपए। ठीक है ना, हमारा 120 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, 120 रुपए आ गया तो हमें बताना है इसका लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, लाभ निकालना है, परसेंटेज ऑफ लाभ। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 120 माइनस का 100 बटे दोस्तों हो जाएगा आपका 100 गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 20/100 गुणे 100। तो दोस्तों हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा 20%। तो लाभ कितना आ गया हमारा 20%। तो देखिए विकल्प में जरा, ये वाला आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों आप देखते देखते इसकी अप्रोच को आप समझते हुए चलिएगा ताकि जब आप घर में दोबारा से प्रैक्टिस करें तो आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब जरा 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तीन संख्याओं का योगफल 392 पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या दोस्तों आपको बतानी है। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली और दोस्तों दूसरी संख्या मान लेते दोस्तों, पहली दूसरी संख्या आपकी x/y है, अनुपात 2:3 दिया गया है। फिर दोस्तों दूसरी और तीसरी संख्या मतलब y मान लेते z है, इसका अनुपात दिया गया आपका 5:8। ठीक है ना, तो ये काम करेंगे दोस्तों, हम एक काम करेंगे पहले x/y/z बनाए। तो पहले देखिए y की वैल्यू दोस्तों दोनों तरफ बराबर करनी पड़ेगी। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ एक तरफ 5 है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पर दोस्तों हम 3 से गुणा कर दें तो इसका मान बराबर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से गुणा करेंगे दोनों में तो हो जाएगा आपका 10:15। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3×5 15:24। तो हमारा जो एक रेशियो निकालना चाहते थे x/y/z, तो ये हो जाएगा हमारा 10:15:24। ये दोस्तों इसलिए ऐसा हो पाए क्योंकि दोस्तों दोनों अनुपात हमें बराबर करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, इतना आ गया। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, हमें बताना था पहली संख्या कितनी होगी। तो पहली संख्या दोस्तों आपको बताना है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा 392। ठीक है ना, सबका दोस्तों ये तीनों संख्याओं का योगफल 392 है, मतलब इसको जरा ध्यान रखिएगा। गुणे दोस्तों हो जाएगा ऊपर 10। ठीक है, पहली संख्या, फिर दोस्तों तीनों को जोड़ लेंगे नीचे, 10 प्लस का 15 प्लस का हो गया 24। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 80 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्राई करिएगा, नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये आएगा हमारा सी विकल्प, 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुणा भाग बचा है बस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यदि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 तो हमें x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 का मान बताना था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर दोस्तों हमें दिया गया 30। ठीक है, जरा इसका हम होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो इसका इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मान आ गया, जरा इसको देखते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका x की घाते 4 हो जाएगा प्लस का 1/x की घाते 4। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ये होता है फार्मूला। बराबर 23 का स्क्वायर होगा आपका 569। ठीक है ना, ये जरा आपको पता होना चाहिए। 23 का स्क्वायर होता है दोस्तों 569 नहीं होता है, 529 होता है। तो थोड़ा बहुत स्क्वायर आप याद रखिएगा, नहीं तो गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों हमारा, यहाँ बीच में प्लस होगा ना, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमारा बचा एक्स की घाते 4 प्लस का 1/x की घाते 4 प्लस का 2 बराबर 529। तो यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 बराबर हो जाएगा 529 माइनस का 2, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 527। यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखिए दोस्तों जरा, यहाँ बी वाला विकल्प आपको दिख रहा है 527, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आप देख रहे हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे पेपर में तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप पेपर में कर पाएंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी होगी। दोस्तों ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो बड़ी से बड़ी में क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका एक लासा निकालते हैं। लासा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, कि हमें दोस्तों ये दिखाना है कि हमें इसमें इन चारों में से हमें बताना है, वो दूसरा चीज है मासा नहीं निकालेंगे यहाँ पर। पहले हमें बताना है 24, 30 और 36 का लासा कितना होगा। इसका दोस्तों जब हम लासा निकालेंगे तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा सिंपली 24, 30 और 36 का। ठीक है ना, 2 से भाग करके जैसे दोस्तों हम निकालते हैं। जल्दबाजी में निकालने के लिए काम करिएगा, पहले 6 से निकालिए, भाग करिए, कितना होगा 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। ठीक है ना, फिर दोस्तों आपका 6 से एक बार और चला जाएगा। अब 6 इतना ले जाते हुए हम लोग काम करेंगे 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 5 हो गया, 2 3 6 हो गया। फिर दोस्तों 2 से करेंगे 2 एक कम 2 आ जाएगा, 5 आएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर एक बार दोस्तों 3 से निकालेंगे 1 5 1, फिर 5 से निकालेंगे। ठीक, सबका गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 6 गुणे 6। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 360। तो दोस्तों हमारे इसका लासा निकल गया हमारा 360। तो अब हमें इसमें क्या करना है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों हमारा लासा तो 360 आ गया। तो 360 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या दोस्तों बताइए क्या होगी। तो जब आप इन चारों में दोस्तों 360 से भाग करके देखेंगे तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा 9360। ठीक है ना, आपका चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे भाग करके देख सकते हैं, 9360 में 360 से भाग करेंगे तो दोस्तों पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बाकी सब में नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसको आप चेक कर लीजिएगा। या हम आपको दिखा देते हैं, 18 दूनी 36 होता है, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 26। तो ये भाग आपका चला गया। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप चेक नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोस्तों आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। और जो भी दोस्तों डाउट्स हो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से और कहीं से भी। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल दोस्तों जो आंसर आ गया हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। तो 50 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, जरा इसको देखते हैं। यदि आंकड़ों के समूह के माध्य मतलब एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 50 का जो हमारा सही आंसर फिलहाल यहाँ पर डी विकल्प है। इसका जो हमारा आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा वो 50 होगा। ठीक है ना, अब दोस्तों हम बात करेंगे भाग 3 सामान्य जानकारी। तो दोस्तों देखिए जीके में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। तो 51 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है, आपको ये बताना है। ये नहीं बताना कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है।
तो 51 का जो सही आंसर था दोस्तों उस समय, इसका आंसर होगा हमारा केरल, बी विकल्प। फिर 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो 52 का जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा डी विकल्प, बाबा रामचंद्र। ठीक है ना, अगर आपने इसको टिक किया होता तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो उस समय दोस्तों आपको इन विकल्पों में से एक का उत्तर करना था। तो 53 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है सी विकल्प, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ये आपके 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो 54 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो फिलहाल हमारा होगा ए विकल्प, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में मतलब ये पेपर आया था, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो 55 का दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प थे उस समय, ये आपके 4 विकल्प दिख रहे हैं। तो 55 का दोस्तों जो सही आंसर था, क्या सही आंसर था, ये था आपका डी विकल्प, जिम योंग किम। ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो आपके सामने ये 4 विकल्प दिख रहे हैं। तो 56 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है सी विकल्प, तोसाली। ठीक है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने 4 विकल्प में, बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर सिंपल था, 57 का डी हो जाएगा, डैनमो। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि मशरूम किसके उदाहरण है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो 58 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा फंजाई, कवक के। ठीक है ना, बी विकल्प करेक्ट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। बताइए दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने धान उत्पादन में। तो 59 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भारत। ठीक है ना, धान उत्पादन में दोस्तों हमारा क्या है, विश्व में दूसरा स्थान। ठीक है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा बी विकल्प, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 61 नंबर कि हाल ही में किस देश में नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइन यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो ये सामने आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प दिख रहे हैं 61 के, इसका सही आंसर होगा हमारा फिलहाल चीन। तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते दोस्तों तो आपके पेपर में इस बार भी देखने को मिल सकते हैं 2020 और 21 में। तो इस समय दोस्तों आप कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। ये 2015 के क्वेश्चन आए थे। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो 62 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी विकल्प, 2.4। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो 63 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए विकल्प, दक्षिण कोरिया से। ठीक ना, साउथ कोरिया। 64 नंबर क्वेश्चन कि 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड फ्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 विकल्प रहे, आपको इसका आंसर करना है। तो 64 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प होगा, के श्रीकांत। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं। तो 65 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प, क्या होगा इसका सही आंसर, कावेरी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि समान प्रावस्था में कंपायनमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। ये आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प में, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो 66 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो होगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
तो 67 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने है। तो 68 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, नाम सुना होगा आपने, बेगम हजरत महल। ठीक है ना, आपका सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ये रहे आपके सामने चार विकल्प। तो 69 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1942। ठीक है ना, पहला विकल्प सही होगा 1942। 70 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? बताइए, आपके सामने चार विकल्प दिख रहे हैं। 70 का सही आंसर बताइए क्या होगा? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। ठीक है ना, ये आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आपके सामने चार विकल्प फिर से दिख रहे हैं, सोचिए और आंसर करिए। तो 71 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ये गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? ठीक है ना, तो बताइए दोस्तों, आपके सामने चार विकल्प है, सोचिए जल्दी से आंसर। तो 72 का दोस्तों जो सही आंसर था वो आपका था केरल से। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो आपके सामने पहले चार विकल्प दिख रहे हैं, सोचिए आप लोग आंसर करिए। तो 73 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है यहाँ पर बी विकल्प, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक ना, आपको ये सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आपके सामने ये रहे चार विकल्प, सोचिए और आंसर करिए इसका। तो 74 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा। ठीक है ना, 74 का आपका डी विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 75 नंबर की निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये आपके सामने चार विकल्प रहे। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 75 का जो हमारा सही आंसर है वो यहाँ पर है सी विकल्प, वैलियम। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और अब देखिए दोस्तों, हमारा शुरू होगा भाग 4 ग्रामीण विकास। ये भी दोस्तों आपके पेपर में 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पेपर में आते हैं। अब इनको जरा देखिए, इसमें दोस्तों काफी बच्चे ने मात खाई थी, मतलब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें से कुछ आपको लग रहा होगा कि आपके पढ़े लिखे मतलब समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लग रहा होगा कि कुछ आपको नए प्रश्न मिलने वाले हैं। अब इसका आंसर दोस्तों आपको सोच समझ के देना पड़ेगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात मतलब अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो 76 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, 75:25। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो आपके सामने चार विकल्प आपको ये दिख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल यहाँ पर वाराणसी है। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि उत्तम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो क्या होगा सोचिए इसका जल्दी से आंसर और दीजिए। तो दोस्तों जो 78 का हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। 79 क्वेश्चन नंबर क्या है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ये आपके सामने चार विकल्प दिख रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए जल्दी जल्दी। तो 79 का दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फ्लैट डी विकल्प, आगरा और कानपुर। तो कानपुर तो काफी फेमस आपको पता ही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूकृति का रिकॉर्ड कौन सा है? ये आपके सामने दोस्तों देखिए चार विकल्प हैं, बताइए इसका कौन सा रिकॉर्ड होता है भूकृषि के लिए? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी विकल्प होगा, गिरदावरी। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ये रहा आपके सामने चार विकल्प, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पंचायत समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो आपके सामने दोस्तों ये रहे चार विकल्प, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबको पता है
ये आपके उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, ठीक है ना। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो 83 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, बताइए, पहले चार विकल्प आप देखिए। तो इसका जो सही आंसर फिलहाल यहाँ पर होगा मुरादाबाद, डी विकल्प आपको यहाँ पर करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ये रहा आपके सामने चार विकल्प, बताइए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे 84 का सही आंसर। तो 84 दोस्तों जो सही आंसर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका है कानपुर, ठीक है ना। आपका यहाँ पर डी विकल्प है। काफी लोग मन में लखनऊ आया होगा, लेकिन वो सही नहीं है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। बताइए दोस्तों, ये आपके सामने चार विकल्प ये रहे। तो 85 दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा खड़ी बोली। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत योजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बताइए, चार विकल्प आपके सामने है, सोचिए जल्दी से आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 50,000 रुपए, ठीक है ना, सी विकल्प सही है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले खाली स्थान है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ये रहे आपके सामने चार विकल्प, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 87 दोस्तों जो सही आंसर है वो हमारा है फिलहाल सी विकल्प, राष्ट्रीय सूचना केंद्र या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है ना। तो सी विकल्प ये सही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय का काफी फेमस क्वेश्चन था, 88 क्वेश्चन नंबर, जिसका सही आंसर था दोस्तों 32। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मतलब 32 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये उस समय का क्वेश्चन था 2015 का। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, ये आपको बताना है। ये रहे आपके सामने चार विकल्प। तो 89 दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प हो जाएगा। कितनी है दोस्तों, ये 21 साल है, ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है दोस्तों बताइए। ये रहे आपके सामने चार विकल्प। तो 90 दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। ये रहे आपके सामने चार विकल्प हैं। तो बताइए 91 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था आपका ए विकल्प। क्या प्रोत्साहन दिया जाता था, इसका आंसर होगा हमारा भट्टा। 92 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें दोस्तों पंच कहा जाता है। तो गांव से लोग जो बच्चे बिलोंग करेंगे वो समझ रहे होंगे इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 7 से लेकर 17 तक, ठीक है। यहाँ पर ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। बताइए आप चार विकल्प देखकर इसका आंसर। तो समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या होता है सबसे ज्यादा, गन्ना, ठीक है ना, व्यावसायिक फसल की बात हो रही है ये। 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। ये आपके सामने चार विकल्प रहे, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों जो हमारा 94 का सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प होगा। किस आधार पर आवृत्ति पर होता है, ये मतलब होता है आपका अर्धवार्षिक। 94 का दोस्तों डी विकल्प है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने चार विकल्प ये रहे, 4, 6, 2 या 3। तो 95 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा 2, ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका MGNREGA या दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, कितना होता है दोस्तों आपको ये बताना। आपके सामने चार विकल्प दिख रहे होंगे। तो 96 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सी विकल्प हो जाएगा, 75:25, ठीक है।
फिर 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग जरा कि एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। 1/4 होता है, 1/10 होता है, 1/20 होता है या आधा होता है। तो 97 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा 1/20। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपके 1 बीघा में कितने होते हैं, 20 बिस्वा होता है। तो 1/20 ना, 1/20 ऐसा करके, या जैसे भी आप दोस्तों समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। ये रहे आपके सामने 4 विकल्प। बताइए दोस्तों जल्दी, कितने स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट की बात नहीं हो रही, वर्ग गज की बात हो रही है। तो 98 का दोस्तों जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा चौथा विकल्प होगा 4840। ठीक है ना। आपका दोस्तों जो 1 एकड़ होता है ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको जरा देखते हैं कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। ये रहे आपके सामने 4 विकल्प। तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर है वो हमारा होगा ए विकल्प होगा। कितने बिस्तर होने चाहिए, 300 बिस्तर होने चाहिए। फिर 100वां क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, NREGP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका आपको फुल फॉर्म आपको बताना था, बताइए क्या होगा जल्दी 100वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा बी विकल्प, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपने पहले 100 प्रश्नों में, जी हाँ दोस्तों टोटल 100 प्रश्नों में अगर आपने 80 प्लस प्रश्नों पर सही आंसर किया है तो दोस्तों आप 2015 में आपका सिलेक्शन पक्का था। मतलब आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाते, आगे दोस्तों देखा जाता है कि आपकी नौकरी लगती या ना लगती। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इस बार आपका इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब आप सीधे परीक्षा पास करेंगे और सीधे आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको कम से कम, आज देखिए दोस्तों हो सकता है कि आप इस वीडियो के दौरान खाली 60 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाए हो, या दोस्तों आपने सिर्फ 40 प्लस ही प्रश्न आपको पता हो। लेकिन अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं आता था वो बात भूल जाइए। लेकिन दोस्तों जब अब पेपर होगा ना इस बार नौकरी के लिए, जो 5200 पदों की बात हो रही है, दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, पद चेंज हो सकते हैं, 5000 पद होते हैं, 6000 पद हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों पेपर में, तो 100 में से आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 90 से लेकर 90 से लेकर 95 प्रश्नों के आपको सही उत्तर पता होने चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, उसके बाद आपका आरक्षण मैटर करता है, उसके बाद आपको नौकरी दी जाती है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हों, जिसके हिसाब से आपको नौकरी मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको जरूर से जरूर टच कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।